खेसारी लाल जी ने कोई नई पार्टी ज्वाइन की है। नई पार्टी नहीं, हाँ। पुरानी है राजा। ये नेता नहीं है ये लोग, ये कहीं से नेता नहीं हो सकते। भोजपुरी इंडस्ट्री में लोगों को भोजपुरी पे गर्व करना आता नहीं। लड़की के शरीर से बाहर निकल ही नहीं रहा है। जो वो कि बहुत पता ही नहीं शरीर के किस किस अंग प्रत्यंग की बात जी, गाने जी, में बिल्कुल। बनाते हैं लोग। और मेरा बच्चा पढ़ता लिखता नहीं है, इसको हीरो बना दो। हीरो बना दो। नमस्ते सर, जी नमस्कार। हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आज हम सभी बहुत उत्सुक हैं आपकी जर्नी को जानने के लिए। सो बेसिकली आप अपनी जर्नी स्टार्ट से बताइए। देखिए मैं उन लगभग 95 में मेरी मैट्रिक कंप्लीट हुई। 95 में मैंने मैट्रिकुलेशन लिखा। उसके बाद मैं कॉलेज को गया। कॉलेज मतलब 10+2 पास करने के बाद जो है मेरे में क्यूरियोसिटी इसको लेकर के जगी। वैसे शुरू से तो मैं चाहता था कि इस फील्ड में जाऊँ, मुझे एक्टिंग बहुत पसंद था वाह! और मैंने फ़िल्में देखी थी, देखता था उस समय। तो हमारे समय उस समय मतलब हमारे टाइम पे डीडी वन था, सिर्फ़ महाभारत और राइट, रामायण दूरदर्शन। चलता था। राइट सर, राइट। तो उस टाइम पे बड़ी क्यूरियस रहता था वो देखने का, और फिर ये भी था कि ये लोग काम कैसे करते हैं, कैसे होता है वो। तो जब मैं 10+2 पास किया उसके बाद उस तरफ रुझान हुआ। और मैं बता दूँ कि मैंने ग्रेजुएशन जहाँ 3 साल में पूरा होता है, वो मैंने 5 साल में पूरा किया, क्योंकि बीच में मैं भाग जाता था जी, जी, जी। इधर-उधर जानने समझने के लिए। तो ये साल रहा होगा कुछ 2000 के आसपास, जब मैं इस चीज़ को जानने के लिए भटकना शुरू किया। जब शुरुआत की, तो कोलकाता में मेरी ट्रेनिंग एक इंस्टीट्यूट से हुई, और वहाँ के बाद मैं झारखंड आया। वहाँ पे एक स्कूल, प्राइमरी स्कूल चलाता था, वहाँ पे हमने बच्चों के साथ शुरुआत की। फिर उसके बाद आसपास के शहरों में जाके परफॉर्मेंस और वो सब चीज़ चलता रहा। मुंबई आने का मुख्य कारण जो था उसके बारे में कभी बताऊँगा, पर 2007-8 में मैं यहाँ मुंबई आया, 2008 में। ओके, और यहाँ एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट था, ललित परिमूज एक्टिंग एकेडमी, और नट समाज थिएटर ग्रुप था उनका। ओके। तो मैं वहाँ पे गया और मुझे पढ़ाने का मौका मिला, और वहाँ से हमने शुरुआत की। और उसके बाद फिर एक लंबी जर्नी रही। मैंने मुकेश खन्ना जी के इंस्टीट्यूट में भी उसी एक्टिंग एकेडमी के थ्रू गया था क्या और वहाँ बात पे है! पढ़ाया। उसके बाद फिर 2016 में मैं अपना एक ग्रुप बनाया जिसका नाम क्राफ्ट थिएटर ग्रुप रखा। दिस इज़ योर हाँ, ये थिएटर हमारा नेम। अपना थिएटर ग्रुप जो मैंने वॉव! एस्टैब्लिश की 16 में, ओके, उसका नाम था। तो उसका पूरा नाम है कला रसिक एक्टिंग एकेडमी फॉर फिल्म एंड थिएटर। ओके, उसका शॉर्ट फॉर्म जो है वो हुँ, है क्राफ्ट। ओके, तो वहाँ से शुरुआत हुई। हमने शुरुआत की थी गोरेगाँव। गोरेगाँव में एक अनिल जी का एक मराठी प्रोडक्शन था, जहाँ पर उनके पास एक स्पेस था और उन्होंने वहाँ अलाउ किया। हमने वहाँ पे स्टार्ट कर रिहर्सल दिया। शुरू कर दी। लोग जुड़ते गए। उस समय मुझे एक कमर्शियल प्ले भी मिला था, तलवार हाज़िर हो। ओके, ये प्रदीप व्यास जी का लिखा हुआ नाटक था। तो वहाँ से शुरुआत की, 1 साल वहाँ रहे। उसके बाद फिर मीरा रोड आए। मीरा रोड में शुरुआत की। एक जय प्रजापति करके कास्टिंग डायरेक्टर हैं, राजेश शर्मा एक टीवी के डायरेक्टर थे। उनके थ्रू मैं वहाँ पहुँचा और वहाँ से शुरुआत हुई। तो हमने मीरा रोड में से बहुत सारा नाटक तैयार किया। और मैं आपको बता दूँ कि मैं 8 नाटक लिख चुका हूँ, वो पब्लिश्ड है। जिसमें अगर मैं बताऊँ तो शबनम की बूँदें, बपौती हक, तनिक धनिक, विवाह विप्लव, मुक्ति बंधन, स्वेच्छा संयुक्ता, और अभी-अभी एक लेटेस्ट नाटक हमने कंप्लीट किया है, उसका नाम है छेदीराम। छेदीराम। हाँ, ओके, तो लगभग मैं अपने नाटकों का जो है वो प्रदर्शन करता रहा हूँ, तो जिसमें सबसे बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा शबनम की बूँदें, बपौती हक, और सोने की चिड़िया कहाँ गई, एक नुक्कड़ नाटक है वो। और अभी लास्ट टाइम जो हमने विवाह विप्लव, बहुत ही हिट नाटक रहा। और मुक्ति बंधन पे अभी शोज़ चल रहे हैं, वो ओके। बहुत ही अच्छा नाटक हुँ, लोगों हुँ। के पर्सपेक्टिव से
मुझे पता चला कि नाटक बहुत अच्छा है वाह। और लोग वो उसको लेकर के जो है आगे भी कुछ काम करना चाहते हैं। तो अभी देखें क्या होता है। सर, बतौर एक्टर, जो नए एक्टिंग करने के लिए बच्चे आ रहे हैं, जो एक्टर आ रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे, या फिर आप उनको ऐसी क्या सलाह देना चाहते हैं जिनसे वो अपने करियर में काफ़ी ग्रो करें? हाँ, देखिए जहाँ तक एक्टिंग का सवाल है कि सबसे पहले तो एक विज़न क्लियर होना चाहिए कि एक्टिंग किसको करनी है, किसको नहीं करनी। बहुत सारा ऐसा हाँ, सवाल बिल्कुल, होता है बिल्कुल। कि एक्टिंग जो है वो हर किसी के लिए नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता। पर ऐसा नहीं है, मेरा मानना थोड़ा-सा अलग है। मैं इसको ऐसे सोचता हूँ कि हर आदमी एक्टर है, जी, अपने आप में हर आदमी एक्टर है। बिल्कुल। बस कुछ कुछ चीज़ों को जो है वो उनको विकसित करना होता है, उनको उसके लायक बनाना होता है। और जहाँ तक बात है कि नहीं गॉड गिफ्टेड है तो ऐसा है, वैसा है, ऐसी कोई बात कुछ नहीं नहीं है। होता। जी। हर आदमी एक्टिंग कर सकता है, पर वही है कि उसकी एक शर्त है, उसकी एक तैयारी है, वो हुँ, तैयारी करे तो हर कोई एक्टिंग कर सकता है। सही बात है, राइट। तो मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ कि जो है ख़ास-ख़ास लोग ही एक्टिंग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ख़ास करके जो टूल्स ऑफ एन एक्टर जो हम लोग एक्टिंग में पढ़ाते हैं या हम लोग करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, तो उसकी तैयारी हर कोई कर सकता है। लेकिन एक दूसरा सवाल ये भी है कि जो लोग यहाँ आ रहे हैं, बच्चे बाहर से जो लोग आ रहे हैं इस फ़ील्ड में करियर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो उनको पता होना चाहिए कि एक्टिंग क्या है? क्या है, राइट। और एक्टिंग क्या है और कैसे होती है, क्या करना चाहिए? ख़ास करके तो उनको जानना बहुत ज़रूरी है। लोग जानते समझते हैं नहीं और वैसे भी चले आते हैं। तो सबसे पहले कि एक्टिंग के प्रति का इंटरेस्ट अगर है, वो किस पर्पज़ से आ रहे हैं? अगर उसको सिर्फ़ एक प्रोफ़ेशन की तरह ले रहे हैं, तो वो एक अलग बात होगी। अगर वो उनके उनकी इच्छा के अनुसार हो रहा है, अगर वो उनकी इच्छा कर रही है कि मुझे एक्टिंग करनी चाहिए या क्या? मैं ऐसे बच्चों से भी सवाल करता हूँ कि आप यहाँ जो इस फ़ील्ड में आए हो, अभिनय के क्षेत्र में आए हो, तो आप आपका मकसद क्या है? आप चाहते क्या हैं? सही है। कि आप क्या करना चाहते आज और एक सवाल ये भी हम लोग करते हैं कि आप क्या सोच के आए हैं? हाँ, पूछते हैं, ऑफ़ हाँ, कोर्स, हम हाँ। पूछते हैं क्या सोच के आए हैं? हुँ। आपको क्या लगता है? और क्या इंस्पायर करता है इस तरफ आने के लिए? तो ज़्यादातर बच्चों का सवाल हाँ, आप मतलब मेरा बोलना चाह रहा है आपके ऐसे कि एक्टिंग को एक बतौर एक्टर होते हुए आप उसको एक्टिंग प्रोफ़ेशन से देख रहे हैं, या फिर एक आर्ट के लेवल पे लेके चल रहे हैं? आप हाँ, यही बोलना चाहते हैं? हाँ। राइट, राइट। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो जो बच्चा आया है या जो नए बच्चे या नए लोग आए हैं, तो वो किस पर्पज़ से बस आए में हैं? राइट। तो अगर वो उनके अंदर से कुछ हुआ है और वो एक्टिंग करने के लिए आए हैं, तो फिर वो आर्ट की तरफ जाएँगे। बिल्कुल और राइट सर। अगर वो चमक-धमक और ग्लैमर और दुनियादारी को देख कर के अगर वो आए हैं, तो वो शुद्ध प्रोफ़ेशन की तरफ नहीं है। आए हैं। जी। तो मैं ऐसे ही पूछता हूँ, जानना चाहता हूँ कि आप किस पर्पज़ से मतलब आपको क्या लगता है, क्या इंस्पायर करता है करके यहाँ आए? तो उसमें ज़्यादातर बच्चों का यही होता है मानना, वैसे वो कन्फ्यूज़ बहुत होते हैं कि वो जो पर्पज़ से आए हैं उसको वो पता नहीं कवर करते हैं या उनको बोलने को नहीं होता, पर ज़्यादातर लोग हेज़िटेट होते हैं। वो कहते हैं कि मुझे अच्छा लगता है। अरे! अच्छा लगता है तो क्यों अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है, कैसे अच्छा लगता है उसके बारे में तो कुछ और थोड़ी-सी गहराई होनी चाहिए। बिल्कुल। पर मोटा-मोटी ज़्यादातर बच्चे ये हैं कि नेम, फ़ेम और पैसा अच्छा लगता है और वही अट्रैक्ट करता है और इस फ़ील्ड में हम उसी को ये लेकर के आते हैं। तो ज़्यादातर बच्चे जो है नाम कमाना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, ग्लैमर की दुनिया में जो है वो अपनी स्थिति बनाना चाहते हैं, तो उस तरह से आते हैं। पर जहाँ तक अभिनय का बात है, तो अभिनय की बात है तो अभिनय जो है वो बहुत ही मैं कहूँगा कि एक प्योर सोच है और उस उसके लिए उसको उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और जानना इस तरह कि इस हर आदमी अच्छा हर आदमी जो इंडस्ट्री में आया है, जो आज टेक्निकल चीज़ों में चले गए या जो कुछ लोग कास्टिंग कर रहे हैं, जी, जी। पर हर कोई यहाँ आया था एक्टर बनने ही। बिल्कुल। पर वो टेक्निकैलिटी की तरफ उस समय नहीं था, उस समय नहीं। बस एक फ़ेम था, हीरोइक एक वो आइडिया था उनके जी, पास, जी, वो जी। करना था। पर आगे चल कर के उनको समझ में आता है कि ये टफ़ जॉब है, तो हर कोई इधर-उधर चला जाता है। बिल्कुल, ऐसे वो बिल्कुल। आर्ट का काम वो भी है, जी। लेकिन हर आदमी हीरो बनने आया था। हुँ, हुँ।
पर जल्दी ही समझ में आ जाता है कि नहीं, इसमें मेहनत बहुत है, बहुत है। अपने ऊपर काम बहुत है, तो उसको लेकर के जो इधर-उधर चले जाते हैं। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अभिनय और जीवन में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जिस तरह जीवन चलता है, जीवन को समझने के लिए अभिनय से अच्छा कोई माध्यम नहीं हो सकता है। आप अभिनय के माध्यम से जीवन को समझ सकते हैं। स्पेशली हम इसी काम के लिए आए हैं जी इस सर। दुनिया में, कि जीवन कैसे काम करता है, कैसे चलता है, तो अभिनय के ज़रिए ये समझा जा सकता है, बड़ी बात कह रहा हूँ। और जहाँ तक बात है कि अगर आप कला को समझना चाहते हैं, कला कैसे काम करता है जीवन में, उन सब चीज़ों को जानना चाहते हैं, तो आप अभिनय के ज़रिए जान सकते हैं। उसके लिए यहाँ ट्रेनिंग एक बातचीत होती है, ट्रेनिंग होती है, और धीरे-धीरे आपके सामने पर्दा खुलता है खुलता है, और फिर आप जानते समझते जानते हैं। चलते हैं। आपके जो भी थिएटर आप करते हैं, आपके यहाँ जो क्लासेस हैं, हाँ, हाँ। कुछ ऐसा आप कुछ टूल या फिर कुछ ऐसी तरीके से एक्टिंग सिखाते हैं, हाँ, जिसमें ऐसा लगे घोल के पी गए? हाँ। तो वो क्या ऐसा हाँ, मुमकिन है कि लोग बोलते हैं एक्टिंग में जाना है, एक्टर बनना है, बहुत आसान है। आजकल हाँ, तो लड़के बॉडी फिटनेस, बहुत अच्छे बाल, थोड़े गोरे हाँ, थोड़े दिखने, तो ऐसा लगता है कि मैं एक्टर बन जाऊं। उनके लिए एक थोड़ा सा मैसेज उसके प्रति कि वो एक्टिंग बतौर एक कैसा एक्टर बन सकते हैं प्रॉपर, हाँ, उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है कि आप अच्छे अभिनेता के रूप में उभरें? उभरे हैं। थोड़ा सा मुझे बताइए प्लीज ये। देखिए, आज तक की दुनिया में जो अभिनय को लेकर के जो देखता आ रहा हूँ, ये चलता आ रहा है। बहुत सारे लोग मेथड एक्टिंग की बात करते हैं, हम्म। कई तरह के एक्टिंग हम्म। पैटर्न की बात करते हैं, और तरह-तरह के इन्वेंशंस हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने वेस्ट में भी इस पर काम जी किया जी। है। काफ़ी तरह-तरह के उपाय हैं अपने। पर मैं ऐसा मानता हूँ कि हर एक्टर की अपनी खोज होनी चाहिए। हर एक्टर जो है वो इस बारे में खोज सकता है कि ये वहाँ तक पहुँच सकता है। मेरा एक मानना इसमें है कि ये जो अभिनय है, ये 99% प्रैक्टिकल जॉब है। इसमें थ्योरी का जगह नहीं है। नहीं। थ्योरी हर किसी की अपनी हो सकती है। हाँ, एक बेसिक तरीका जो होता है कि भई क्या-क्या मेहनत करनी चाहिए, बेसिक टूल्स पे कैसे काम करना चाहिए, वो सब बात तो है। पर खोज उसकी अपनी होनी चाहिए कि हम उसको कैसे अप्रोच करें। हर किसी का अप्रोच का तरीका और जर्नी अलग होता है, होता अलग है। कोई आदमी अगर अपना एक पैटर्न थोपना चाहे, तो वो शायद उसके लिए सूटेबल ना होगा। जो 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 उसका इन्वेंशन करता है, वो उसके लिए ठीक है। ठीक है, पर हर बट एक्टर को एक आज़ादी मिलनी चाहिए, आज़ादी रहनी चाहिए कि वो खुद खोजे जो है उसका एक तरीका, कि कैसे हम जो है इसको पूरा कर सकें, बिल्कुल, मतलब इसकी तैयारी कर सकें। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मेरा अपना एक वो मैं कोई तरीका नहीं देता, मैं कोई तरीका नहीं देता, मैं कोई किसी पैटर्न की बात नहीं करता। पर मैंने जैसे जीवन को देखा है, देखिए हर किसी की अपनी खोज है। हुँ, तो मेरी अभिनय को लेकर के एक विशेष खोज है, मैं खोज ही रहा हूँ और एक्सपेरिमेंट करता चल रहा हूँ, और उसको प्रयोग करके देख रहा हूँ कितना कारगर है। तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने गाइड करना ठीक से सीखा, और मैं अभी भी मेरी खोज होती है कि मैं इस एक्टर को वहाँ तक पहुँचा दूँ, जहाँ जो एक एक्टर को जाना होता है बिल्कुल। साइकोलॉजिकली और वैसे। जी। तो मैंने उसको एक तरीका मैंने कई कई सारे तरीके हमने इजाद किए हैं, और होता क्या है कि जो पढ़ाने का तरीका है वो कहीं न कहीं लगभग सेम ही है। हर कोई टूल्स ऑफ एन एक्टर की बात हुँ, करता है, उस पे वो बात होनी चाहिए। ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने की बात होती है, बॉडी को समझने की बात होती है, वॉइस को समझने की, ट्रेन करने की बात होती है, ये सब तो ठीक है। पर सही तरीके से कैसे जाया जाएगा? तो जब मैं ललित जी के यहाँ था, ललित परिमल जी के यहाँ, तो वहाँ पर उन्होंने उन्होंने एक भाषा के ऊपर एक बात चल रही थी, वो मैंने बाद में वो स्क्रिप्ट पढ़ी, स्क्रिप्चर पढ़ा, तो उसमें मुझे पता चला और मैंने डिटेल में उसकी जानकारी हासिल की। तो वो बात करते थे कि एक एक्टर जो है वो कैसे भाषा, जितनी भी दुनिया में भाषाएँ हैं, वो अलग-अलग डिफरेंट हो सकती है, पर थॉट में वो एक ही बात है। राइट सर। हम जैसे इसको जो है हिंदी में प्याला कहेंगे, हुँ, इंग्लिश में इसको कप कब कहेंगे। कहेंगे? लेकिन थॉट में जो है सेम वो ही है सेम स्ट्रक्चर। ही है। राइट, राइट। तो उसमें वो एक एक फ़ॉर्मूले की बात करते थे, जिसमें वो कहते थे
हाँ, वो कहते थे कि शास्त्र की बात है, जो देखो कितने अद्भुत बात है, वो हमारे शास्त्र में है। हमारे शास्त्र में था, वो कहते हैं परा पश्यन्ति मध्यमाद श्रुति गोचरा वैखरी, ऐसा करके एक पैटर्न है। ओके। तो वो अर्थात उस तरीके से जैसे कि आदमी के थॉट जो हैं भीतर चलते हैं, और कैसे वो थॉट धीरे-धीरे पनपते-पनपते भाषा के रूप में बाहर आता है। मैंने देखा ये कि जैसे हम जब एक्टिंग करने जाते हैं तो हमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट, जो सबसे पहली चीज़ जो मिलती है वो है टेक्स्ट, है ना? जी, एक राइट। स्क्रिप्ट मिलती है। स्क्रिप्ट मिलती है। तो हम स्क्रिप्ट को लेकर के तैयारी शुरू करते हैं। तो स्क्रिप्ट जो है वो तो राइटर का है, राइटर ने लिखा है। राइटर ने उस पे 6 महीने, साल भर मेहनत मुझे भी की लिख है। के दी गई है, सेम काम मैं भी कर रहा हूँ यहाँ पे। मेहनत वो की है, उनका अपना विज़न है, उन्होंने अपना विज़ुअल देखा है और उसको स्क्रिप्ट में लिखा है। एक्टर उसको कैसे तैयार करे और कि वो उसका अपना हो जाए, ऐसा लगे कि ये अभी इनका ही किरदार में थॉट है। घुसना। हाँ, इनकी ही विचार है। राइट ये सर, किसी राइट। राइटर का विचार नहीं, नहीं हो इनका सकता। विचार है। जी, उसको जी। तो पुस्तक बनाने के लिए जो है क्या करना चाहिए? तो मैंने अभी प्रयोग कर रहा हूँ उस पे, और मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। प्लीज़ शेयर कीजिए। कि टेक्स्ट को, जो भी टेक्स्ट है उसको पहले आप रीडिंग करते हैं, बार-बार रीडिंग करते हैं। तो बार-बार रीडिंग करने से क्या होता है कि उसका एक इमेज क्रिएट होता है। आप कोई भी टेक्स्ट, हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी किसी भी बात को समझता कैसे है, ये इम्पोर्टेंट बात है। राइट। तो हमारा मन जो है वो किसी भी चीज़ को पिक्चर फॉर्म में समझता है। हमारा मन, जैसे मैंने अभी हाथी बोला, तो हाथी कहने से हमारा मन हा आकार हा और था दीर्घ ई थी ऐसा नहीं सोचा, नहीं, हाथी ऐसा नहीं डायरेक्ट देखा, वो विजुअलाइज़ किया। डायरेक्ट विजुअल किया, पिक्चर को एक देखा, हाथी राइट। देखा। जी। तो जब हम बार-बार स्क्रिप्ट को पढ़ते चलते हैं, तो एक पिक्चर ऐसे बहुत हल्का-सा आता जाता है, जिससे हमें समझ आता है कि अच्छा ये है। लेकिन उस पिक्चर पे टिकता नहीं है, हुँ। उस पिक्चर पे स्टेबल नहीं होता है। तो जब बार-बार उसकी रीडिंग करते हैं, तो पिक्चर थोड़ा-थोड़ा ठहरने लगता है। फिर हम उसमें थोड़ा बॉडी लैंग्वेज डाल देते हैं, थोड़ा एक्शन, जिसको हम लोग आंगिक अभिनय कहते हैं, उसको हम उसमें ऐड कर देते हैं। तो थोड़ा-सा पिक्चर और क्लियर हो जाता है, थोड़ा और साफ हो जाता है। फिर आगे चल कर के हम कहते हैं उसको कंटिन्यूअस रिहर्सल चलता रहता है, और एक पॉइंट पे मैं कहता हूँ इसमें फेक इमोशन डाल दो। तो जो भी स्क्रिप्ट इमोशंस का डिमांड कर रहा है, उसका फेक इमोशन डाल देने से वो जो है फिर एक वो जो विजुअलाइज़ेशन है, उस स्क्रिप्ट जो विजुअल दिखाना चाहती है, जी। वो पूरा क्लियर साफ दिखने लगता है, वो इमेज दिखने लगता है। सपोज़ ये एक मैं आपसे नॉर्मल बोल रहा हूँ। हाँ, एक महिला है, हाँ, वो अभी पहले अपने घर में परिवार के साथ रहती थी। कारणवश फैमिली कहीं दूसरे लोकेशंस पे चली गई, हाँ, ठीक है? ठीक है। अभी वो चीज़ें वो याद कर रही है। हाँ, अभी वो दूसरे प्लेस पे अकेले, सपोज़ जॉब के मामले में बाहर गई है, हाँ, तो वो अपनी फैमिली को याद कर रही है। तो आप इसको किस तरीके से बताएँगे? मतलब अगर उसको पर्टिकुलर उस किरदार में घुसना हो, हाँ, एक बतौर एक्टर, तो उसको क्या विजुअलाइज़ करके, क्योंकि टेक्स्ट तो आप नॉर्मल लिख के देंगे, एक हाँ, स्क्रिप्ट रहेगी, आप उस पे बात करेंगे। हाँ, बट अगर इमोशंस लाने हैं उस तरीके, हाँ। तो आपके फॉर्मेट में उसको कैसा देखा जाएगा? हाँ, वही जर्नी मैं वही बता रहा हूँ कि स्क्रिप्ट की रीडिंग जो है ना वो इम्पोर्टेंट, बार-बार कई तरह से रीडिंग करनी पड़ती है, कभी लो वॉइस में, कभी बेस वॉइस में, कभी हाई पिच में, लो टोन पिच में, मॉड्यूलेशन। टोन मॉड्यूलेशन के साथ जो उसको जब रीडिंग करते चलते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि वो विजुअल क्लियर हो कि इसके राइट। पीछे का जो विजुअल है वो क्या है। हुँ, हुँ। तो जैसे ही बॉडी लैंग्वेज शामिल करते हैं, तो पिक्चर थोड़ा और क्लियर हो जाता है। और जब उसमें हम फेक इमोशन डालते हैं, हुँ। ये कि अब जैसे जहाँ लोग घोड़ा दौड़ाते हुआ आया और वो डर गया, तो ऐसा फेक जी, डालना फेक है, इमोशन, राइट, फेक हाँ। इमोशन डालना है। हुँ, हुँ। फिर धीरे-धीरे जब हम और रिहर्स करते चलते हैं, तो एक पॉइंट पे ऐसा आता है कि वो विजुअल जो है, वो स्क्रिप्ट के पीछे का जो विजुअल है, वो एकदम स्टेबल हो जाता है, वो पूरा पिक्चर अब दिखने लगता है। हुँ, तो राइट, ये हो राइट। गई तैयारी। हुँ। अब जब हम परफ़ॉर्मेंस करने जाते हैं, मैं कहता हूँ जब इसको परफ़ॉर्म करना है, अभी तैयारी हुई है, अब इसको परफ़ॉर्म करना है, तो इसी जो पैटर्न है, पहले वॉइस से काम किया, बॉडी उसमें शामिल किया, फिर फेक इमोशन इमोशनल, जी, शामिल किया। जी। अब इस पूरे प्रोसेस को पलटी कर दो। अच्छा, ओके। अब इसको पूरा पलटी पहले कर दो। इमोशन लेके आ जाते तो हैं। पहले क्या हुआ कि आपने एक फेक इमोशन और एक फेक एक्टिविटी से राइट, शुरुआत की, राइट, और वो पिक्चर क्लियर दिख रहा है। राइट। वो पिक्चर पूरा दिखना शुरू हो गया है। यहाँ तक अगर पहुँच गए आप कि आपके शुरुआत करने से जो है वो पूरा माहौल क्रिएट कर दिया आपने, वो पूरा पिक्चर क्लियर है, तो आप उस पिक्चर को सिर्फ़ देखने और उसमें रहने, मैं समझता हूँ कि यही इमोशन को लाता है।
वही ओके। इमोशन है। विजुअल्स अगर आपका सही है तो इमोशन आ चुका है, ये हम्म। मान के चलिए। हम्म। फिर उसके साथ जब भी आप उस विजुअल के साथ चलते हैं तो आपका बॉडी जो है वो हरकत में आती है। बॉडी लैंग्वेज खुद हरकत में, अब बनाना नहीं पड़ता। बिल्कुल सर, अब बॉडी उसके साथ चलना शुरू चलना कर शुरू कर देती है। देती है। और जब चलना शुरू कर देती है तो और फिर लास्ट में जो है आप जिस टेक्स्ट को बार बार पढ़े थे वो वो टेक्स्ट अब खुद ही खुद ही किरदार में आ जाएगा। राइट राइट राइट। खुद ही बाहर निकलना शुरू बिल्कुल होता है। बिल्कुल। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है ये राइटर की लाइन नहीं लगेगी, हम्म। अब ये उस एक्टर खुद की का अपनी इन्वेंशन। लाइन राइट अपनी सर, लाइन राइट लगेगी। सर, राइट। तो ये जो तैयारी है, इस तरह की तैयारी लोग आज के जो एक्टर है वो बहुत कतराते हैं। मेहनत है, मैंने पहले भी कहा कि ये 99% प्रैक्टिकल जॉब है। प्रैक्टिकल जॉब है। तो जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे, जितना आप अभ्यास करते रहेंगे, उतना ही आपका अपना होगा। राइट सर। और खाली वो जो है कि हमने ये सीख लिया, हमने वो सीख लिया और हम ये और हो जाएगा और ऐसा वैसा, ये कोई काम नहीं आता है। तो आपको स्क्रिप्ट मिलती, आपके पास साहित्य से रिलेटेड जो बातें हैं कि स्क्रिप्चर आप रोज़ पढ़ने की आदत डालें। पोएट्रीज़ हों, कहानियाँ हैं, कविताएँ हैं या नॉवेल है या जो कुछ भी है, आपको एक एक्टर को हर रोज़, मैं समझता हूँ कि 1 से 2 घंटा बड़ा सीरियसली रीडिंग करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। दुनिया भर की किताबें रोज़ पढ़नी चाहिए 1-2 घंटे, 3 घंटे, तो ही जाके वो आगे करके। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं, मुझे याद आ रहा है कुछ बातें कि एक्टर जो है वो पढ़ने लिखने की क्या ज़रूरत है? हाँ, अभी मेरा एक्टर मेरा बन मेरा गया, बच्चा पढ़ता लिखता नहीं है, इसको हीरो बना दो। हीरो बना दो। तो पर यहाँ बात ये है कि एक्टर जो है वो खूब पढ़ा लिखा होना चाहिए, बिल्कुल। खूब पढ़ा लिखा होना, उसको दुनिया भर का नॉलेज नॉलेज होना चाहिए। चाहिए। तो ही वो उसका साइकोलॉजी जो है वो साइकोलॉजी बड़ा स्ट्रांग एक्सपैंड राइट करेगा, सर। चीज़ों को समझेगा, उसको उतारेगा। तो वो बहुत ज़रूरी है। एक बहुत ही खास बात इस पूरे फैक्टर, मतलब पूरे, मैं जितना भी अभी लोगों से बात किया है या फिर खुद के भी जीवन में देखा है, हाँ। आपके हिसाब से एक्टर बनने में लाइक भाग्य का हाथ है या फिर मेहनत का हाथ है? लोग बोलते हैं लकली, लक बहुत अच्छा है और उसे मिल गया, भगवान ने बहुत दिया है, भगवान की उसके ऊपर छत्र छाया है। तो ये मेहनत से हो रहा है या फिर सच में ऐसा कुछ काम करता है? जहाँ तक लक और मेहनत की बात है, हम्म। तो किस्मत आपकी अच्छी है कि आप आर्ट के फील्ड में आ गए, यहाँ तक किस्मत आपका ठीक है। ओके। ये सही बोला लेकिन आपने। आगे जो जहाँ आप पहुँचना जर्नी चाहते आगे हैं, की। वहाँ कोई लक वक की ज़रूरत नहीं है। आपको लगातार पूरे विश्वास के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ आपको उसमें जुट जाना चाहिए। और फिर आपको अगर देखिए क्या होता है, मुझे एक बात याद आती है, कृष्ण ने महाभारत में एक बात कही कि कर्म कर, फल की चिंता न कर। राइट सर। कर्म करो, ट्रू फल की चिंता ट्रू। मत करो। इसका मतलब क्या है? मैं बहुत बार सोचने की कोशिश की और मैं ये इस नतीजे तक पहुंचता, मेरा अपना ओपिनियन है। वो कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उसके 2-3 बात हो सकते हैं। एक तो ये, क्योंकि जो कर्म है वो कहीं न कहीं होता चल रहा है, वो कोई करता नहीं है। करता नहीं है। दूसरी बात ये है कि वो जब कह रहे हैं कि कर्म कर, फल की चिंता न कर, तो इसका मतलब ये है कि फल की चिंता वो कर चुके हैं। आप राइट। आप अगर कुछ भी काम करते हैं, देखो कर्म का सिद्धांत कहता है कि आप जो करते हैं उसका प्रतिफल आपको मिलता ही है, इसको राइट। कोई काट नहीं नहीं सकता। सकता। तो आप जो कुछ भी करते हैं उसका फल तो मिलना ही है, ये तो तय है। तय है। तो मुझे लगता है कि वो जो कह रहे हैं कि कर्म कर, फल की चिंता न कर, इसका मतलब ये है कि फल की गारंटी है। राइट सर। फल की गारंटी है, पर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि आप अभी चाहते हैं। ट्रू। तो हर किसी का एक समय है, आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतना मिलना ही है, ये लिख लीजिए, तय है। राइट सर, सही है। तो जब तय है तो यहाँ पे किस्मत उस्मत की कोई बात नहीं है, बात है कि आप मेहनत कितनी कर रहे हैं, उसी के हिसाब से उसी फल के भी होगा। हिसाब के आपको मिलना है। जी जी। तो यहाँ पे किस्मत कहाँ है? तो आप मेहनत करते चलें। और उसको एक उर्दू में एक बड़ी अच्छी लाइन इसी बात को कहा है दूसरे तरीके से कि नेकी कर दरिया में डाल। राइट सर, सुना है, बहुत नेकी कर दरिया में डाल। ऑलमोस्ट बोलते हैं सभी हाँ, लोग जी। तो बात वही है कि तुम अपने कर्म करने पे विश्वास और भरोसा रखो ना, फल मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी चिंता तुम क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो मिलना ही है। आप चाहते हो अभी मिले, ये गड़बड़ी है।
आपको मिलेगा, वो समय के साथ मिलेगा। जैसे मैं अभी इंडस्ट्री में मुझे लगता है तो कि ये एक डायलॉग मेरे पास भी है सर, हाँ, कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, तो क्या ये डायलॉग उस पे करेक्ट फिट है वो, होता है? करेक्ट है। नहीं, आपका कर्म जैसा है उसका फल तो मिलना ही है, तो वो इसीलिए तो कहते हैं विश्वास रख, विश्वास भगवान पे रखिए। विश्वास रख, आगे बढ़। राइट सर, आगे राइट। चल के जो जब जब तुम्हें मिलना होगा तो मिल जाएगा। कबीरदास की एक लाइन है, जो उसका मैं पूरा नहीं याद है, लेकिन वो कहते हैं कि समय पाए तरुअर फले केतक सींचो नीर, कि जब समय आएगा तो फल जो है मिल फलित जाएगा। होगा। आप कितना भी सींचोगे ना, आम के पेड़ में आप कितना भी पानी डालो, कितना भी सींचो, वो फलेगा तो बस टाइम पे ही। बसंत ऋतु में ही फलेगा, वो आम के सीजन में ही फलेगा, राइट वो सर। सर्दी में नहीं फलने वाला है। सो वैसे ही है, आप अपने कर्म पे भरोसा विश्वास नहीं रखते हैं, आपको बस जल्दी चाहिए, टाइम निकला जा रहा है और ये है और वो है, और उसके चक्कर में जो है आप पेशेंस खो देते हैं। तो नहीं, पेशेंस नहीं खोना, आप काम जैसे मैं अभी बात कट गई थी कि मुझे लगता है कि मैं अभिनय के क्षेत्र में 22-23 साल से अभिनय को सीख रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, चीज़ों को लेके आपको चल रहा हूँ। 23 साल हो चुके हैं इस फील्ड में। हाँ, लगभग 23 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं अब उस तरह से मैं देखता हूँ, तो मैं पाता हूँ कि मैंने बहुत कुछ अचीव किया है। हाँ, मैं फ़ेम में नहीं हूँ, या मेरा उस तरह से कमर्शियल दुनिया में मेरा नाम नहीं है, मुझे उसका मलाल नहीं है। मलाल इस बात का नहीं है क्योंकि मैं इसको प्रोफ़ेशन की तरह कम देखता हूँ। मैं आपने इसको इसको पहले ही आपने क्लियर की थी ये बात की, हाँ, बोथ आर डिफरेंट पाथ, कि आप इसमें जाना चाहते हैं कि आप इसमें जाना चाहते हैं। जी, जी। बहुत सारे लोग इसलिए आते हैं कि इनको बस एक्टिंग करना है, पैसे कमाने हैं, फेम चाहिए। हाँ, नेम और फ़ेम एक मनी। लोग होते हैं जिनके अंदर ही वो भरा हुआ हाँ, है ना? तो मैं जैसे एक्टिंग को जो एक्सप्लोर कर रहा हूँ, उसका जो आनंद है, उसकी जो खुशी है, वो एक अलग बात है कि आप इसके साथ जीते हो, चलते हो, उठते-बैठते हो, तो ऐसा ही है। हाँ, अब कोई कहे कि इसने इस दुनिया में, आधुनिक दुनिया में अपना नाम नहीं बना पाया, आप गलत सोचते हो। वो आगे चल के आपको पता भी नहीं चलेगा, मैं अभी कह रहा हूँ मैं बिल्कुल आपके सही सर, पॉडकास्ट में, राइट। आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं कब कहाँ से कहाँ पहुँच गया। बिल्कुल। सो वो होने वाला है, और मैं अगेन वो कर्म वाला है कि कर्म वो करो, कर्म फल की की थी। चिंता मत तो करो मुझे तो पूरा मिलेगा। विश्वास है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो कहीं न कहीं लेके जाएगा। राइट सर, राइट। और जहाँ तक मैं उसको देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत सही पाथ पे जा रहा हूँ और मैं सही अचीव कर रहा हूँ जो कुछ भी मैंने आज 8 नाटक लिखे। ये अचीवमेंट नहीं है। बहुत बड़ी बात है सर। अब इसका प्रचार हो या ना हो, उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? अचीवमेंट आपकी। मेरी अचीवमेंट बिल्कुल, है, बिल्कुल। और वो मैं जानता हूँ कि मैंने ये किया है। जी, वैसे जी, मुझे कोई जी, गुमान नहीं है, जी। लेकिन मैंने जो ये किया है, आज जो मैं लगभग 12-13 साल से जो हम इंडिपेंडेंट अपना एक थिएटर ग्रुप लेकर के जो चल रहे हैं, वहाँ बच्चे आ रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ये अचीवमेंट नहीं है। बहुत बड़ी अचीवमेंट सर। तो कौन देखिए कहाँ क्या क्या रोल में आज होगा, कितने मैं बड़े रोल में होगा, कोई कुछ नहीं हाँ, जानता, बिल्कुल, कोई बिल्कुल नहीं सही, जानता। बिल्कुल। पर अगर आप इस तरह देखेंगे कि हमारा सी बीच पे घर बना कि नहीं बना, हमने बिल्डिंग खरीदा कि नहीं खरीदा, वो हमारा लुकआउट नहीं है, सही वो है। मैं नहीं सोचता। तो जो नए आर्टिस्ट हैं या जो लोग काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, उनको डिसअपॉइंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि कर्म करिए, फल की चिंता मत मत करिए। करिए। इसका मतलब है कि वो गारंटी दे रहे हैं कि फल तो मिलेगा ही। आप चाहते हैं कि मेरे अनुसार वो जब चाहे तब मिले, ऐसा नहीं है। समय के साथ वो फलित होता है और वो मिलेगा ही। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो लगातार काम कर रहे हैं, और उनको फिर बीच में ऐसा होता है, यार क्या कर रहे हो तुम, इतने दिनों से तुम्हारा कुछ हो नहीं रहा है, फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो। पर वो उस बात को लेके लोगों को डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जैसे अपने बारे में कहा जी, कि 22-23 साल से मैं जी, इस फील्ड में हूँ, जी, तो मेरी अचीवमेंट क्या है? मैं अगर बोलना शुरू करूँ, मैं इस पे एक कहानी बता सकता हूँ जी, बताइए। कि हमारे इधर के लोग जो यहाँ मुंबई में आए हैं, उसी समय वो लोग यहाँ लगभग कुछ करोड़पति लोग हैं। गाँव में बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ बनाए, और मतलब एक समझिए कि मटेरियलिस्टिक दुनिया में उन्होंने एक बहुत बड़ा नाम बड़ा, बनाया। हाँ, मतलब एक फिज़िकल मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट उनका बहुत अच्छा हुआ है। तो एक बार हम ऐसे, जब भी दोस्त तो हैं ही, तो मिलते हैं कभी, तो कहते हैं चलो भाई आज हम लोग मिल के कुछ करते हैं, खाना-वाना करते हैं। बैठे टेबल पे सब कोई बैठे, सब अपनी-अपनी बात करते हैं। मैं यार पटना में ज़मीन खरीदा, उसका यार सब तो हो गया है, बस थोड़ा-सा लोन बाकी है,
फिर एक कह रहा है कि यार हमने यहाँ पे भी जो अंधेरी में घर खरीदा है वो भी उसका लोन कंप्लीट होने वाला है, दूसरा कुछ सोच रहा हूँ। सब तरह तरह की बातें कर रहे हैं। फिर घूम फिर शराब दारू भी पी रहे हैं, हाँ, चखना वखना खा रहे हैं। मैं खाता पीता नहीं तो मेरे लिए वेफर्स वो खा रहा हूँ। फिर वो घूम फिर के बात आती है मेरे पे, यार वीरेंद्र भाई भी इतने दिन से यहाँ है, पर यार इनका कुछ हुआ नहीं नहीं बना। 23 तो साल निकल गए। 22-23 जी, साल जी, निकल गए। जी। तो मैं उनसे कहता हूँ कि हाँ, ये तो हुआ है। पर जब मैं उनको ये बोलता हूँ कि आपने जो काम किया, मैं उनको ऐसे ही बोलता था, अच्छा आप लोगों ने जो काम किया वो कितने दिन तक चलने वाला है? आपकी पीढ़ी, अगली पीढ़ी याद रखेगी? आप कितनी पीढ़ियों को याद याद रखे रखोगे हुए हैं? वो बताइए। तो आपकी जो तीसरी चौथी पीढ़ी होगी ना, वो उनको पता भी नहीं होगा कि तुम्हारे नाम का भी कोई आदमी था। राइट सर। मैंने 10 किताबें लिखी, 10 पीढ़ी तो चलेगा। बहुत ये बड़ी मेरा अचीवमेंट अचीवमेंट है, है। बहुत बड़ी अचीवमेंट। अब आजकल जिसको अचीवमेंट माना जा रहा है वो है कमर्शियली कितना वो फेमस हो रहे हो, फेम फेमस पा रहे हुआ हो। है। पर असल में वो भी अचीवमेंट है, पर वो उसको लेकर के डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो अचीव किया है वो अचीवमेंट हमको खुशी दे रहा है और हम खुश हैं उससे। अब ज़्यादातर लोगों का वही है कि मेरे अनुसार अचीवमेंट मुझे होना मिले, चाहिए था, राइट होना सर। चाहिए, तो वो गलत है। तो इसी तरह जो बच्चे काम कर रहे हैं लगातार और उनको कोई जो है इस तरह से उसको डिसअपॉइंट करता है, तो होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कर्म का फल मीठा होता है और कर्म का फल मिलता ही है। जी, आपने बहुत एंड ऑफ द क्लियरली डे इसको मिलना समझाया। ही है। अब आपके अनुसार नहीं मिलना है, उसका एक समय आएगा और वो मिलेगा। तो आप जिस काम की शुरुआत की है, ज़रूरी ये है कि जिस काम की शुरुआत की है, उसको अच्छे से ख़त्म करिए, पूरा फिनिशिंग तक लेके जाइए। बहुत बढ़िया। अ, एक सवाल मेरे मन में है कि आजकल एक चलन शुरू हो गया है। हुँ, चलन ये है कि बहुत सारे अभिनेता और इवन लेडीज़ में भी एक्ट्रेस भी हाँ। रुचि अपना रही हैं पॉलिटिक्स की तरफ। हाँ, हाँ, हाँ। तो थोड़ा इसके बारे में बताइए, क्या मतलब ये क्या लेके जा रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं? एक एक्टर अगर मैं देखूँ तो बहुत सारे नाम हैं, वैसे नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो इसके बारे में मुझे बताइए, क्या सच में इंडस्ट्री अभी आप ज़्यादातर शिफ्ट हो पॉलिटिक्स। रही है नेताओं हुँ, की तरफ कि हुँ। मैं पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाऊँ? मैं इस बारे में बेवकूफ़ बेवकूफ़ एक्टर हैं, वो एक्टर उतने उतने सही एक्टर नहीं माने जाएँगे। बात ऐसी, मैंने अभी एक नाटक किया था बपौती हक। जी। उसमें एक जगह एक डायलॉग था कि आजकल तो नचनिया लोग भी नेता होने लगे अरे वाह! हैं। वो बड़ा हिट डायलॉग था जी, उस प्ले का। जी। बात ये है कि देखो, पॉलिटिक्स जो है वो कोई खराब चीज़ नहीं है। समाज में दो चीज़ों की वजह से कोई भी चीज़ जो है वो खराब दिखता है। वो एक है आर्थिक अनियमितताएँ। ओके, तो ठीक है। आर्थिक अनियमितता जो हाँ, है, हाँ। और दूसरा जो है वो है नैतिक पतन हो चुका है समाज में। समाज में ट्रू, नैतिकता नाम की कोई सही है, चीज़ नहीं बची बची, नहीं है। नहीं बची। तो हर कोई अपॉर्च्युनिटी को भुनाना चाहता है। ये एक्टर्स जो हैं, जो पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, अगर उनको पॉलिटिक्स की समझ है, अगर वो समझते हैं, तो मैं समझता हूँ अच्छी बात है, उनको ज़रूर पॉलिटिक्स करनी चाहिए। लेकिन उनको वहाँ भी फ़ेम दिख रहा है, वहाँ भी नेम दिख रहा है और वो उस हिसाब से जा रहे हैं, वो जनता का क्या भला करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता है। वो जो सही यहाँ है। नेम फ़ेम पाना चाहते थे, वो वहाँ जाके वही चीज़ करना चाहते हैं। तो उससे थोड़ी ना समस्या का समाधान है। तो इससे मैं ये समझूँ कि डूबते हुए करियर को बचाने के लिए सेकंड, हाँ, ये भी एक रीज़न है। राइट ये सर? भी कारण है, परफेक्ट कारण है। सो गुड। ये भी है। तो ऐसा मतलब आपके हिसाब से ये कितना वैलिड पॉइंट है कि जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? नहीं, अगर वो समझते हैं, अगर वो कुछ करने का उनमें जुनून है, अगर वो समाज में कुछ स्थिरता ला सकें, उसके लिए काम करना चाहिए। सच में अगर उनकी ऐसी समझ है और उनको लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो ज़रूर जाना चाहिए। फिलहाल अभी की जो दयनीय स्थिति है हाँ, पॉलिटिक्स को लेके, आपके हिसाब से एक अभिनेता के रूप में अगर आप जाना चाहेंगे, तो हाँ। क्या-क्या बदलाव ला सकते हैं? वैसे तो देखिए क्या मैं जाना चाहूँ तो पॉलिटिक्स में जो है देखो, आज की जो राजनीति है, सबसे पहले तो जिस तरह मैं समझ रहा हूँ, चीज़ों को समझता हूँ, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि आज की जो राजनीतिक व्यवस्था जो बनी हुई है, वो समाज के लिए कुछ कर सकेगी, सवाल ही नहीं है। क्योंकि कहा जाता है कि पहले राजतंत्र था,
राजतंत्र के बाद जो है यहाँ उपनिवेशवाद जी पनपा, जी। कॉलोनियल रूल हम्म। जो है वो पनपा। उसके बाद फिर आज़ादी के टाइम तक आते आते हम लोगों ने प्रजातंत्र को विकसित किया, है ना, प्रजातंत्र को विकसित किया। कोई दूसरा उपाय भी नहीं था कि फिर से राजतंत्र को दोहराया जाता, या फिर से क्या वो उपनिवेशवाद को दोहराया जाता। दोहराया जाता। तो लोगों ने प्रजातंत्र को डेवलप किया। प्रजातंत्र वैसे पहले से भी था, जिसमें सबकी राय बने, सबकी सहमति बने और उस बात को लेके आगे जाया जाए। पर जिस तरह से प्रजातंत्र को अपनाया गया, हम अब राजनीति की तरफ बात कर रहे जी हैं। जी जी प्लीज। बिल्कुल, बहुत जिस जरूरी। तरह प्रजातंत्र को अपनाया गया, तो आपको मतलब हमें ध्यान देने वाली बात, हमें ध्यान देना चाहिए उस समय, जिस समय आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उस समय दो तरह की बात थी। एक बात था कि एक तरफ कांग्रेस जो है वो मूवमेंट कर रही थी, और दूसरी तरफ जो है मार्क्सिस्ट लोगों का मूवमेंट था। हाँ, गरम पहले दल और राइट नरम राइट दल की राइट बात राइट चल रही राइट। थी। तो ये जब बात एक तरफ सारे पूंजीपति कांग्रेस के साथ थे, और उन लोगों ने एक आंदोलन शुरू किया, और वो हद तक ठीक ही था उस समय, क्योंकि नहीं कुछ हो रहा है तो कुछ तो हो रहा है। दूसरे तरफ से मार्क्सवाद से जो है प्रभावित लोग जो थे, जितने भी गरम दल के नेता थे, वो चल रहे थे। दोनों जो है वो चीज़ों को लेके चल, पर दोनों प्रतिस्पर्धा, आपस में इतनी प्रतिस्पर्धा थी कि दोनों एक टेबल पे आ नहीं सकते थे। वो पर दोनों एक सर दूसरे आज का भी वैसा सम्मान नहीं है, आज भी वैसा नहीं है। पर दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हुए चल रहे थे। लेकिन हुआ कि क्या सॉल्यूशन होना जब आज़ादी का टाइम आया। आप देखेंगे एक गैप है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। इधर कांग्रेस भी अपनी सारी एक्टिविटी ठप कर चुका था। 45 में जब भी उधर हिरोशिमा और नागासाकी में जी बम जी। मारा गया, उसके बाद तो यहाँ कोई मूवमेंट नहीं था, सब मूवमेंट बंद हो चुका था। सुभाष भी उधर ही रह गए थे, पूरा शांति था इधर 6 साल 5 साल। तो इस बीच में ऐसा क्या हुआ कि जो है वो अंग्रेजों को लगा कि भारत को आज़ाद कर देना चाहिए? ये प्रश्न बड़ा है। बट ये उल्टा अगर मैं देखूं तो कि भारतवासियों ने चाहा कि अंग्रेजों को मुक्त कर देना चाहिए इंडिया से। नहीं आपको तो नहीं लगता ऐसा? भगा देना चाहिए? हाँ, नहीं जो सोच तो लोगों की ऐसे ही थी हम्म कि जो है वो चले जाए, उपनिवेशी हैं, हम्म। सारा लेन-देन जो है वो वहाँ से करते वहां हैं। से करते हैं। तो वैसे लोगों को तो इसीलिए तो उपनिवेश कहा जा रहा है ना, उपनिवेशी है वो, जैसे राइट। परजीवी होते हैं, वैसे वो जी जी परजीवी थे, अपने घर में रह के जी यहाँ जी। वो कर रहे थे। पर मजे की बात ये है कि सारे मूवमेंट लगभग स्थिर थे, हो चुके थे। उसके बाद अंग्रेजों ने सोचा भारत को आज़ाद कर दें। क्या बात रही होगी? मैं इस पे एक नाटक सोचता हूँ इस जी। विषय पे कि कौन इसका कारण बना जी। कि जो है अंग्रेजों को कहना पड़ा कि चलो भारत को आज़ाद कर आजाद देते कर हैं। दे। क्या मूवमेंट चालू था? क्या कुछ हो रहा था? तो हाँ, अंदर मूवमेंट चालू था। अब वो मूवमेंट बड़ा सीक्रेट है, उसके बारे में कोई कहता नहीं। बिल्कुल। सो ये चलता रहा और अंग्रेजों को मजबूर होना पड़ा कि जो है भारत को आज़ाद करना है। तब लोगों ने सोचा कि कौन-सा शासन को अपनाया जाए। उस समय के लोगों ने डिसाइड किया कि क्या राजतंत्र को फिर से लाया जाए या ये, तो लोगों ने कहा नहीं, प्रजातंत्र जिसकी प्रजा। बात हो रही है। जी। तो ये प्रजातंत्र की बात की थी किसने? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट तो पहले से ही चला आ रहा था। राइट। तो क्या उपनिवेशवाद को या क्या मार्क्सिस्ट विचारधारा को लाया जाए, ऐसा लोगों ने सोचना शुरू किया। तो यहाँ पर 2 तरह की बात थी। लोकतंत्र की जब बात उठी, तो 2 बातें सामने आई। एक था पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और दूसरा इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। सुभाष चंद्र बोस जो है वो पहली बार उन्होंने कहा था कि नहीं, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होनी चाहिए। और बाकी जितने कैपिटलिस्ट थे उन्होंने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को मान्यता दी, उसको कहा। यहीं पर गलती हुई है, यहीं पे चूक हुई है। और जो है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बना। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में बहुत सारी खामियां हैं जो पार्टी नहीं जा सकती। जब तक इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की तरफ हम रुख नहीं करेंगे, तब तक जो है राजनीति में और देश की व्यवस्था में, समाज की व्यवस्था में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आ सकता, कुछ भी हो जाए। क्योंकि वहाँ पर 2 बातें हैं कि इसमें बहुत सारे मौका हैं, गलतियाँ, लूट के, भ्रष्टाचार के बहुत सारे मौके हैं। अभी जैसे संविधान को लेके लोग बात करेंगे, संविधान, अम्बेडकर के संविधान में ज़्यादा कुछ गड़बड़ियाँ नहीं हैं, बस नैतिकता वहाँ पे नहीं दिखती है कि किसी भी चीज़ को लागू करने में जो है नैतिक। अभी देख रहे हैं आप इलेक्शन किस तरह हो रहा है, जी सर, ये कोई काफी इलेक्शन का उलटफेर कोई है, तरीका काफी है? आगे। जी। तो उसमें
एक आमूलचूल सुधार की ज़रूरत है, एक नए आइडिया की ज़रूरत है। तो वो सब चीज़ें हैं। तो लोकतंत्र को अपनाया गया, पर अब समय आ गया है कि लोकतंत्र से उठ के और कुछ व्यवस्था सोचना पड़ेगा, जिसमें रैशनैलिटी हो, जिसमें आर्थिक विषमताओं को पाटा जा सके, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी उसमें साफ-साफ दिखता है कि उसको आना चाहिए। तो इस तरह के कई कारण हैं, एक नई व्यवस्था की तरफ जाएगा। मुझे लगता है आगे चल के ये जो दुनिया में खिटपिट हो रहा है, तो विश्व स्तर पर ये व्यवस्था आएगी, इसके बाद आना ही है, उसको तय है। तो अभी इस माहौल में अगर आप शासन व्यवस्था में जाना चाहें, देखो राजनीति करने का मतलब सिर्फ शासन व्यवस्था में जाना नहीं है। आप अगर कुछ विकास करना चाहते हैं, अब वो विकास जो है वो सरकार में रह के ही होगा, ऐसा थोड़ा ही है कि आप एक सामाजिक संगठन के ज़रिए आवाज़ उठा सकते हैं, एक राइट सर, राजनीति कर सकते हैं, अपोजिशन के लिए आप ये मैसेज अपोज़िशन है। के लिए बात कर सकते हैं। तो उस तरह की सेवा आप कर सकते हैं। पर राजनीति मतलब पर सरकार में जाके ही होगा, ऐसा ऐसा ठीक नहीं है। सो मेरा क्वेश्चन अगेन वही है सर कि अगर हाँ, आप बने हाँ। तो ऐसा क्या सुधार ला सकते हैं जो आप पहला प्रयत्न करेंगे एक बतौर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने के बाद? देखिए पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है। अभी 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 के संसार में एक नया दर्शन आया है, नई फ़िलॉसफ़ी है, मैं उसका स्टूडेंट हूँ और मैं समझता हूँ कि उसका नाम अगर लिया जाए तो ठीक ही होगा, क्योंकि दुनिया जानती है पर उसको लाना नहीं चाहती सामने। उस विषय का नाम है प्रउत। हिंदी में प्रउत बोलते हैं, इंग्लिश में प्राउट है, प्रोग्रेसिव यूटिलाइज़ेशन थ्योरी। वो पूरा एक सिस्टम है जिससे दुनिया में रैशनैलिटी आ जाएगी, असमानता जो है वो खत्म हो जाएगी, बहुत दूर तक जो है पट पड़ जाएगा, जाएगा। एक दूसरे का रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा, बहुत सारा कुछ है उस सिस्टम में। सो उस सिस्टम को लेकर के अगर आगे बढ़ने की बात है तो मैं ज़रूर पॉलिटिक्स में जाऊँ। बहुत अच्छी बात है। पर जो अभी जो स्थिति करंट है, ये सिचुएशन जो करंट चल रही है। सिचुएशन है, वो बहुत खतरनाक है। वो उसमें कुछ आमूल-चूल परिवर्तन होने का नहीं है, कुछ भी संभव नहीं आगे चलते हुए एक क्वेश्चन है है। कि आपके काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं विजय राज जी से, और आपने कभी अभिनय किया है साथ में या कुछ ऐसा मौका मिला जो आपने नहीं, कभी ऐसा? ऐसा ऐसा नहीं है और हुँ, जहाँ तक है कि हमारी मुलाकातें हुई हैं हुँ, हुँ, और ताल्लुक का जहाँ तक बात है उस तरह का नहीं हुँ, हुँ। हुआ है कि हम लोग ललित जी के यहाँ जब हम थे, तो उस समय एक नाटक हम लोग करते थे, बजने दो शहनाई और कब की बात है सर ये? ये कुछ 2010, बहुत पुरानी बात है, 10-11, 15 साल 12, बीत हाँ, गए। उस तरफ की बात है। तो उस समय हम लोग एक बजने दो शहनाई एक नाटक करते थे, जंगल में खुलने वाली खिड़की एक नाटक करते थे। तो विजय जी देखने वो मैंने शो सुना है। आते थे। जी, जी। तो मैंने हम उनसे उसी समय हमारी मुलाकात हुई और वो बहुत अच्छा मतलब क्या बोलते हैं उसको, फीडबैक दिया उन्होंने। देते हैं चीज़ों को ओके, देखने के ओके। बाद। बहुत अच्छे एक्टर हैं, जी, ज़मीन से जुड़े हुए एक्टर जो ओके। हैं वो। कृष्णा राज जी उनकी धर्मपत्नी हैं, तो हाँ, वो तो आपसे काफ़ी उन्होंने भी आपके काफ़ी थिएटर्स किए हैं साथ में। हम लोगों ने मतलब यहाँ ललित जी के यहाँ भी जो एक नाटक होता था जंगल में खुलने वाली खिड़की, उसमें भी वो काम कर चुकी हैं। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जब हमने क्राफ्ट बनाया तो जो अभी आपने बताया कुछ टाइम विवाह पहले। विप्लव एक नाटक किया था, उसमें उन्होंने एक लीड रोल कहिए वो वाह! तृष्णा बाई का एक कैरेक्टर है, उन्होंने उसमें जान डाल दी, बहुत अच्छी बात। प्राण डाल दिया। वो नाटक एकदम उनकी वजह से जो है वो एक लेवल तक पहुँचा, हिट हुआ। लोगों को बहुत पसंद आया वो और कृष्णा जी जुड़ी हुई हैं अभी बहुत अच्छी उसी। बात है। आपकी क्लासेस जो आपके थिएटर्स होते हैं, आपके जो एक्टिंग क्लासेस, ये कहाँ किस लोकेशंस पे होते हैं? अ, अभी तो फ़िलहाल आराम नगर में है, वर्सोवा में एक ओके, क्लास होता है और एक ब्रांच हमारा, एक तो जो भी है, वो मीरा रोड पे है। अच्छा, टाइमिंग तो वगैरह ये कैसा लगभग आप? ये लगभग अभी 12-13 साल हो गए एक क्लास को चलते हुए, कंटिन्यू चल रहा है, नई-नई चीज़ें हो रही हैं, हम भी सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, जी, जी। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नए-नए नाटकों का प्रयोग हो रहा है। मेरे लिखे हुए, मैंने जैसे पहले बताया कि जी मैं सर। 9 नाटक अभी लिख चुका हूँ, वो जी। पब्लिश भी है और उसी पे काम कर रहे हैं। तो ये जो है टाइमिंग जो उसका करिकुलम सेट होता है, उसके हिसाब से ही होता है, पर ये दोनों जगह क्लास रेगुलर चलते अध्यात्म की तरफ आपका कितना रुख है? हैं। क्योंकि एक एक्टर मेरे हिसाब से आपने पहले बहुत क्लियर बताया कि
हुई हैं वह जो राम रचि राखा। हाँ मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वही देख रहा हूँ कि कर्म ही धर्म है, कर्म करोगे तो फल हाँ पाओगे। तो कर्म इसमें करना है हाँ, बस। तो मुझे वही बोलना कि आपका काफ़ी कन्वर्सेशन में मुझे ऐसा लगा कि आध्यात्मिक तरफ आपका ज़्यादा रुख है, रुझान है। तो उसको आप कैसे समझते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में? देखिए जीवन में अगर इसको समझने के लिए ना विषय थोड़ा लंबा है, हुँ, बहुत लंबा जाता है, पर मैं शॉर्ट में एक देखता हूँ कहाँ तक बता पाता हूँ। जी। कि बात ये होती है कि अगर आप मनुष्य हैं हुँ, और अध्यात्म से दूर हैं हुँ, तो जीवन व्यर्थ हुआ, किसी मतलब का नहीं हुआ। कारण ये है कि हाँ, मनुष्य जो है वो ही अध्यात्म तक पहुँच सकते हैं। मनुष्य ही ईश्वर तक पहुँच सकता है, दूसरे जीव जंतु नहीं पहुँच नहीं पहुँच सकते। सकते। क्योंकि डिफरेंस जो ये बात है वो ये है कि पशु पक्षियों के पास उतनी बुद्धि नहीं, पेड़ पौधे तो बेचारे खड़े हैं। मनुष्य ही एक ऐसी जाति है जो ऐसी कल्पना कर सकता है। मैं अभी एक्टिंग में भी इसको पढ़ा था, मैंने पहले ही कहा कि जीवन और अभिनय एक्टिंग जी, फ़र्क नहीं में है, बहुत ज़्यादा फ़र्क फ़र्क नहीं नहीं है। है। तो वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहा जाता है कि मनुष्य की विशेषता क्या है पशुओं। अभी देखिए हमारे पास 3 तरह के लाइफ़स्टाइल पड़े हुए हैं। एक है पेड़-पौधों की दुनिया जिसको हम पादप जगत कहते हैं। जी, एक है पशु-पक्षियों की दुनिया जिसको जंतु जगत कहते जी, हैं। और एक है मनुष्य की जी, दुनिया। मनुष्य मनुष्य का जीवन और जी। लाइफ़स्टाइल उनका। इन तीनों में बेसिक पार्थक्य क्या है? बेसिक अंतर क्या है? तो आप उसमें पाएँगे कि पेड़-पौधे भी जीवित हैं, भोजन लेते हैं, पानी और मिनरल्स लेते हैं, जी, लेकिन उनका काम है वो अपनी जगह पे ही फलते-फूलते हैं, विकसित होते हैं, बड़े होते हैं, वो चल फिर नहीं सकते। पर पशु-पक्षियों की दुनिया को देखें तो वो चल फिर सकते हैं, उछल-कूद कर सकते हैं, भोजन जुटाते हैं, वो जुटाने का तरीका है उनका, पर वो सहज वृत्तियों से चलते हैं। हुँ, मतलब सहज वृत्ति का मतलब है कि जो इंट्यूशन ने सेट किया हुआ है उसमें वो वही करेंगे। वही करते हैं। जैसे शेर कभी घास नहीं खा सकता है। कहावत भी है। अब उसको किसने सिखाया कि सही घास है। नहीं खा सकते? पर बकरी कभी मांस नहीं खा सकती। बकरी को कौन कौन बताया बताया? कि तुम्हें जो है मांसाहारी होना जी, चाहिए? जी, ऐसा तो किसी ने कुछ कहा नहीं। नहीं, पर ये दोनों जो है वो सहज वृत्तियों से चलते हैं, पर मनुष्य में फ़र्क है। सब मनुष्य फ़र्क है। में जो इन पशु-पक्षियों और पेड़-पौधों से जो अलग अंतर है वो ये है कि मनुष्य जो है इसके पास 2 चीज़ें बड़ी विलक्षण हैं। वो है पहला है जिसको हम लोग कहते हैं मेमोरी पावर, जी, याद याददाश्त का शक्ति। जी, और दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है इनके पास कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन पावर। यस, यस। तो कल्पना शक्ति, पशु-पक्षियों में इतनी कल्पना शक्ति नहीं है और उसमें ज़्यादा याददाश्त शक्ति भी नहीं है। एक कुत्ते को, पालतू कुत्ते को अगर आप रोटी खिलाते हैं, किसी दिन गुस्सा आया, आपने 2 डंडा जमा दिया, दूसरे क्षण उसको बुलाया वो आ जाएगा फिर से, क्योंकि भूल जाता है वो भूल जाता है। कि अभी क्या हुआ था। पर मनुष्य बचपन की बातें भी याद रखता है। तो ट्रू सर, याददाश्त राइट है। शक्ति है इनके पास, ये भूतकाल को याद रखता है और भविष्य में कल्पना करता है। प्लान कर जी, सकता है। कल्पना कर सकता है। प्लानिंग करता है, कर जी, सकता है, पर दूसरे जीव नहीं करते। तो उस दृष्टि से ये श्रेष्ठ है और नाटक में यही 2 चीज़ें तो इमेजिनेशन और ऑब्जर्वेशन, इसी से तो काम चलता है। एक्टिंग राइट, अभिनय जो है वो ऑब्जर्वेशन और इमेजिनेशन से होता है जो मनुष्य के ही पास है, दूसरा जीव नहीं कर नहीं सकता है। कर तो सकता। मैंने पहले भी कहा कि एक्टर गॉड गिफ्टेड होता है या कोई खास लोग ही एक्टिंग कर सकता है, ऐसा नहीं। मैं नहीं, मानता हूँ कि हर कोई एक्टर है। बस उसको वही होता है ना कि जब तक हनुमान को पता नहीं था कि वो उड़ सकता है, जी, जी, बराबर। जामवंत ने जब उसको बताया याद तो उड़ने दिलाया भी कि तुम लगे। भाई उड़ सकते हो और ये कर सकते हो, तब उन्होंने वो कर दिखाया। राइट, वैसे ही हर मनुष्य के पास अभिनय की शक्ति है। पर बहुत उसको ही अगर कोई तरासे तो वो कर सकता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं यार एक्टिंग सबके बस की बात नहीं है, तो ऐसा है, वैसा है। मैं इस बात से इत्तेफ़ाक नहीं रखता। वो इसलिए क्योंकि वो अगर उस पे काम करेंगे, अपने टूल्स पे काम करेंगे तो ज़रूर बेहतर है। अरे भाई जीवन में हर कोई एक्टिंग ही तो कर रहा है। ट्रू है सर, राइट, राइट। तो एक्टिंग जहाँ ही कर रहा पर है। जहाँ पर वो अननोइंगली एक्टिंग कर रहा हुँ, है, हुँ, हुँ। यहाँ सिर्फ़ नोइंगली एक्टिंग करने की बस, ज़रूरत बस, है। बस। और जहाँ तक बात है अभिनय की, तो अभिनय में एक बात मुझे लगता है कि इसका नाम एक्टिंग नहीं होना चाहिए था इंग्लिश में। इसका नाम होना चाहिए था इनएक्टिंग। राइट, क्योंकि एक्शन जो है वो हो चुका है। हो चुका है। हम सिर्फ रिएक्शंस कर रहे हैं। राइट, कर्म का सिद्धांत ऐसे ही बोलता है कि एक्शन और उसके बाद उसका रिफ्लेक्शन है, रिएक्शन है, ऐसे चलता है। पर ओरिजिनल एक्शन जो है वो हो चुका भाई। अभी जैसे मैं कहूँ कि गेहूँ है,
तो गेहूं से आटा, मैदा और ये चीजें बाद में बनती बनेंगी। गई। हाँ हाँ, आप उससे फुलौरी बनाइए, पकौड़ी बनाइए, मिष्ठान ये बनाइए, रिएक्शन जो हुआ। जो हुआ वो बनाइए। हाँ, लेकिन आप गेहूं नहीं बना सकते। नहीं बना गेहूं सकते। बन चुका है, वो बराबर। एक्शन हो चुका है, जी। और वो एक्शन प्राकृतिक रूप से हो चुका है। अब हम गेहूं जो है वो बना नहीं नहीं सकते, सकते। गेहूं के बाद की चीजें बना सकते बना हैं। सकते हैं। सो रिएक्शन जो है, हम रिएक्शन रिएक्शन ही करते हैं। अभी जो रिएक्शन किया उसका रिजल्ट एक्शन जो हुआ, हम्म, फिर उसका आगे जो एक्टिविटी होगी उसका आधार वो एक्शन होगा, हम्म। फिर उसका रिएक्शन होगा। यही फिर एक्शन जी रिएक्शन एक्शन रिएक्शन चलता रहा, चलता रहेगा। बट आज भी हम गेहूं नहीं बना सकते। नहीं बना सकते। जी। तो कहने का मतलब ये है कि एक्टिंग का मतलब मूल कारण अगर माना जाए तो फिर जो कुछ भी हम दुनिया में कर रहे हैं वो रिएक्शन मात्र है और कुछ भी नहीं। राइट। जहां तक अध्यात्म की बात आपने की, तो मैंने पहले भी कहा कि मनुष्य के शरीर में आने के बाद अगर वो अध्यात्म को नहीं समझा या नहीं किया तो फिर जीवन व्यर्थ है, क्योंकि ये दूसरे जीव नहीं कर सकते। दूसरे जीव के सोचने की कोई बात नहीं। मैं आपको एक बात से और समझा सकता हूँ। जी। अभी मैं एक नाटक पे और काम कर रहा हूँ, राइटिंग में एक नाटक लिख रहा हूँ जिसका नाम मैंने सोचा है ऐसे, आसन, कुर्सी और टेबल। आसन, कुर्सी, टेबल, टेबल। आसन, कुर्सी और टेबल, उसका नाम सोचा है उस नाटक का। तो अभी उसमें मैं बात करने वाला हूँ इसी तरह की जी। कि जानते हैं, सीधा बैठना हम्म। करोड़ों साल लगे हैं मनुष्य को सीखने में, ऐसे सीधे बैठने के लिए, जो नीचे पलथी मार के जी जी। सीधी कमर बैठने के लिए जो सीखना हुआ है वो करोड़ों साल लगे। तब जाके वो मनुष्यता को थोड़ी समझ रहे हैं, ईश्वर की तरफ समझ रहे हैं। बराबर। माने राइट कमर सर। को सीधी करके बैठना करोड़ों साल लगे। करोड़ साल लगे। और उससे ये हुआ कि मनुष्य का मस्तिष्क विकसित हुआ, सिर्फ सीधी कमर बैठने से मनुष्य का मन विकसित हुआ। आप देख लीजिए दुनिया में कोई भी जीव जो है सीधी कमर नहीं बैठता, रीढ़ की हड्डी सीधी करके नहीं बैठता है। तो आपके हिसाब से वो भी फिर समझदार होगा। हाँ, अगर वो बैठे तो वो भी, उसमें भी बौद्धिक विकास होने लगेगा। वाह। जैसे अब हमारे संपर्क में जो कुत्ते, बिल्ली, बंदर आए हैं, तो वो धीरे धीरे थोड़े समझदार तो हो ही गए, क्योंकि वो भी धीरे धीरे सीधा बैठना सीखा है। राइट सर। तो ये अचीवमेंट के बाद जब जब धन के लोभी और वो जो लोलुप जो लोग हैं, या जो लोग, मैं अपने नाटक का वो थीम खोल रहा हूँ कि जो लोग हैं खासकर आज की दुनिया में जो कॉर्पोरेट्स हैं, उन लोगों ने कहा यार ये मनुष्यों को सीधा बैठने से रोकना पड़ेगा, नहीं तो हमारा बिजनेस चलेगा नहीं। उन्होंने कुर्सी इजाद की। ट्रू अब ये है। कुर्सी बनाया है सही। तो अब हम हाँ, ऑलमोस्ट हाफ। टेढ़ी कमर हाँ बैठ रहे जी हैं, जी इसका जी मतलब आप आलस में जा रहे हैं, नींद आ जी रही है, जी और आप अब कुछ करने लायक नहीं बचेंगे। जी। मैं अभी भी कहता हूँ कि कुर्सी जो है वो प्रोफेशनली यूज करो, बाकी ज्यादातर टाइम जमीन पे बैठो कमर सीधी करके। बहुत बहुत बड़ी बात बोली आपने। मनुष्य बने रहोगे। तो ये कुर्सी का इजाद, मतलब मुझे लगता है कि 60 से 70% लोगों का दिमाग खा गया, बुद्धि खा गया। वो सोचने समझने लायक नहीं है। वो देखो, जीवन जीने के लिए तो हर कोई सही उतना है। सोच ही लेता है, पर वो जो मनुष्य के विकास की बात सोचना और उसको आगे ले जाना और सार्वभौमिकता की बात, यूनिवर्सलिज्म की बात सोचना, वो उनके लिए संभव नहीं है जो सीधी कमर नहीं बैठते हैं। मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ उसमें। और टेबल की जहां तक बात है कि दुनिया में जितने भी कमर्शियल चीजें हो रही हैं उसका संबंध टेबल से है, टेबल के नीचे से, टेबल के ऊपर से, टेबल के इधर से, टेबल केवल के के उधर उधर से। से। तो पूरा पूरा कॉर्पोरेट जो है वो कुर्सी और टेबल से चल रही है। राइट तो मैं सर। ये पोल खोलने वाला हूँ उस नाटक में, अभी देखें कहाँ तक पहुँचते हैं। कभी तो आप मीन्स अभी तो लिख रहे हैं आप, हाँ, ये कभी थिएटर में देखा जा सकता है? बिल्कुल देखा जा सकता है। हाँ। जब ये बन जाएगा तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको जल्दी बनाया जाए, और ये सोलो नाटक होगा, मैं इसको ओके। सोलो ही लिख रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। अगेन मैं फिर से थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा। हाँ हाँ। पॉलिटिक्स की बात चल रही थी, तो आजकल पॉलिटिक्स में बहुत उलटफेर चल रहा है। रिसेंटली अभी खेसारी लाल जी ने कोई नई पार्टी ज्वाइन की है। नई पार्टी हाँ। नहीं, पुरानी है राजा। उनके लिए वो नई है। हाँ हाँ। तो उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे कि अचानक से करियर, बोलते ना कि आप फिल्में कर रहे हैं भोजपुरी, हाँ। आप अचानक से अपना पूरा करियर दूसरी जगह पे दांव पे लगा रहे हैं। हम्म। देखिए, भेड़ चाल के बारे में तो सुना जी ऑफ कोर्स सुना है सर। सुना ही है। सुनाइए। एक भेड़ जिधर जाता है सब उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। राइट। उधर बीजेपी में सारे भोजपुरी जो बड़े स्टार थे वो जी बीजेपी में चले चले गए। गए।
तो अब इनका संबंध यहाँ था और इनको लगता था यार सब उधर जा रहे हैं, इधर मैं थोड़ा अपोजिट में चलूँ। फिल्मों में जो कमाना था नाम धाम वो तो हो गया। हुँ, अभी पॉलिटिक्स में ये लोग जा रहे हैं, हमसे आगे निकल, प्रतिस्पर्धा की बात है, राइट तो सर, मुझे भी वो जो है आगे वो निकलना है। निकलना है, बनाना चाहिए। तो वो गए हैं, वो कहीं से नेता नहीं है ये लोग, ये कहीं से नेता नहीं हो सकते। तो इसको ऐसा देखा जा रहा है कि आज की डेट में हाँ, फ़िल्म इंडस्ट्री में भोजपुरी फ़िल्में बहुत अच्छी दी जा सकती हैं, राइट? हाँ, लेकिन आप नाम देखेंगे सबसे ज़्यादा डी ग्रेड देखा हाँ, गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्यों ऐसा? क्योंकि काफ़ी अच्छे कलाकार उसमें हुए हैं और आज की डेट में अगर मैं फ़िल्म की बात करूँ हाँ, हाँ। बॉलीवुड इवन भोजपुरी फ़िल्मों में, तो काफ़ी असमानताएँ दिखती हैं। हाँ, असमानताएँ हैं और बात ऐसी है कि देखिए, आप पंजाबी इंडस्ट्री को देखिए, हुँ, वो एक लेवल तक अपना जो है अपना मुकाम बनाया है। हुँ, आप किसी भी आप साउथ इंडियन फ़िल्में देखिए, हुँ। वो एक मुकाम बनाया जी, है ना? अपना सबसे एक ज़्यादा मुकाम हिट बनाया देने है। वाली अभी फ़िलहाल हाँ, इंडस्ट्री बन आप चुकी है। आप बंगाली फ़िल्म देखें, हुँ, आप गुजराती फ़िल्म देखें, हुँ। सब जो है अपनी-अपनी जगह बनाए हैं। भोजपुरी ने भी अपनी जगह बनाया है, पर वो बहुत गलत मुकाम इमेज बनाया पे है, है, इमेज इमेज पे। बहुत गलत बनाया है। हुँ, उसका कारण जो है मुझे जो सिंपल दिखता है, वो बात ये है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में लोगों को भोजपुरी पे गर्व करना आता नहीं है। भोजपुरी भाषा पे उनको गर्व नहीं है। वो सिर्फ़ उसको जो है उसकी जो भोजपुरी भाषा में जो देखिए मेरिट डिमेरिट हर जगह होती है, हर बात में होती है। समुद्र मंथन से भी अमृत और ज़हर दोनों दोनों निकलते निकला हैं, है। दोनों निकलते हैं। जी, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हमें अच्छाइयों को आगे ले जाना था या बुराइयों या को। फिर बुराइयों को ले जाना था। तो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में जो है शॉर्टकट में जाने के बहुत लिए ज़्यादा लोगों चल ने रहा है हाँ, प्रचलन। लोगों ने जो है वो जो समाज में जो गंदगियाँ थी, जो भाषा में जो वो बात आ गई और लोगों ने उसको ही प्रमोट किया। हर गाना अगर आप भोजपुरी के आजकल आधुनिक गानों को अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि वो लड़की के शरीर से बाहर निकल ही नहीं रहे हैं। जो वो कि बहुत पता ही नहीं शरीर के किस-किस अंग-प्रत्यंग की बात जी, गाने जी, में बिल्कुल। बनाते हैं लोग और रिपिटिशन चीज़ें हो रही हैं और पता नहीं इसको कौन देखता है। सो मुझे लगता है कि इनको ना संस्कृति की समझ है या उस संस्कृति किस सं जो भोजपुरी जो संस्कृति है, उस संस्कृति की अगर समझ होती, तो ये इन बातों को लेके नहीं मैं आप एक एक उदाहरण से कह सकता हूँ कि साउथ इंडियन फ़िल्में वो ज़मीन को लेके चलती है, वहाँ के कल्चर, वहाँ की कहानियाँ, वहाँ की धार्मिक मान्यताएँ, वहाँ की जो सामाजिक मान्यताएँ हैं, उसको एकदम बड़े ढंग से पिरोते हैं और चीज़ों को बाहर लाते हैं। कमोबेश भोजपुरी की तरह हिंदी सिनेमा भी गड़बड़ ही है। ये अपने कल्चर, संस्कृति और यहाँ के जो विशेषताएँ हैं, उनको लेकर के ये नहीं चल रहे हैं। जैसे हिंदी सिनेमा में कभी-कभी ये होता है, ज़्यादातर ये देखा गया है कि लड़का यहाँ का है, लड़की इंग्लैंड में रहती है और जो है सारा जो है वो एक मॉडर्नाइज़ कर दिया जाता है उसको। अरे भाई! गाँव की कहानी, गाँव में इतनी सारी कहानियाँ हैं, इतनी सारी चीज़ें साउथ इंडियन कहाँ बाहर जा रहे हैं? वो तो एक-एक ऐसे अभी वहाँ का जो एक लोकल कल्चर है, लोकल जो मान्यताएँ हैं, उसको लेकर के उसको इतना अच्छा से वो पेश करते हैं कांतारा। कि अभी कांतारा आप देख सकते हैं, जी, एक लोकल रिचुअल को लेकर के जी। इतना वो प्रसिद्ध हुआ। आपको नहीं लगता है कि भोजपुरी की उस दुनिया में कि जो मुझे लगता है कि हिंदी सिनेमा में उस क्षेत्र के नॉर्थ के या नॉर्थ ईस्ट के लगभग कलाकार यहाँ पर काम कर रहे हैं और हिंदी में जो है नाम बनाए हुए हैं। तो भोजपुरी को क्यों नहीं ले जा सकते? इवन मैंने महाराष्ट्री जो मराठी फ़िल्में हैं, उसमें भी मैंने देखा है कि वो ज़्यादातर ज़मीनी जुड़ाव से बनाई हुई फ़िल्में हैं, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सारी फ़िल्में हैं, बिल्कुल। हम अगर देखेंगे तो ज़्यादातर विलेज के सीन्स होते हैं, वहाँ की कहानियाँ देखिए होती हैं। बात सही है, आप जो कह रहे हैं वो बात सही है। बात होती है मैं इसको ऐसे एक सांकेतिक शब्द में कहता हूँ कि माँ मिट्टी और मातृभाषा राइट, और वहाँ की प्रकृति, वहाँ के संसाधन, वहाँ के रहन-सहन, खान-पान, वहाँ की बहुत सारी चीज़ें हैं जो दुनिया नहीं जानती है उसके बारे में। अगर उसको लाया जाता है तो लोग लोग बोलते हैं कि अरे यार! ये किस अभी जैसे कांतारा की आपने ज़िक्र जी, किया, जी। तो वो उस रिचुअल को तो कोई जानते नहीं थे। पर वो रिचुअल लाया तो देखा कि ये अच्छा ऐसा भी होता था, नई बात आई। आपको बहुत सारे रिचुअल्स मिल जाएँगे वहाँ, जिसको लेकर के आज भी मान्यताएँ हैं, आज भी चीज़ें चल रही हैं। या देखिए क्या होता है कि हर क्षेत्र की अपनी विशेषता है और उस विशेषता को लेकर के आगे काम
करने से क्या है, लोग परिचित होते हैं और फिर उसका एक होता है कि हाँ यार, ये इस क्षेत्र की पहचान ये है। तो उस तरह से, पर मैं सीधा-सीधा कहूँगा कि ना उनको भाषा के प्रति प्रेम है, ना उनको वहाँ के कल्चर के प्रति प्रेम है, रिचुअल्स के प्रति, वहाँ जो अच्छे रिचुअल्स हैं, उनके प्रति प्रेम नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो इंडस्ट्री आगे नहीं पनपेगी नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। आपको मतलब आपको नहीं, इवन मुझे भी ऐसा लगता है कि हमें नहीं लगता कि हमें कुछ उन चीज़ों से बाहर आना चाहिए जो अभी आपने संकेत दिया हाँ, हाँ। कि आप स्त्री एक महिला के चीज़ों से बाहर ही नहीं आ रहे हैं, हाँ, जो आप गाने में कैसे भी बता रहे हैं। आपको नहीं लगता कि और भी अच्छे तरीके हैं गाने पेश करने के, फ़िल्में बनाने के, हाँ, जो एक इस इंडस्ट्री को पर्टिकुलर उस फ़ेज़ से बाहर लेके आए? हाँ। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि 2 बातें हैं। एक बात तो ये है कि समाज को पॉज़िटिव धारा में, जो धनात्मक या सकारात्मक धारा है, उस तरफ में ले जाना, और एक दूसरा है कि आपका काम बनता, भाड़ में जाए जनता जनता, वाली बात। राइट सर, तो राइट। आपका काम बन रहा है ऋणात्मक चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को करने में, पैसा बन रहा और है। पैसा बन रहा है, नेम-फेम मिल रहा है, तो आप जो है वो समाज की चिंता किए बगैर जो है आप सिर्फ़ अपना कहीं न कहीं स्वार्थ को साधने के लिए आप उस दिशा में चीज़ों को लेके जा रहे हैं। आप गलत कर रहे हैं। वो आगे चल के जो है आपको कोई अच्छा नहीं कहने वाला, भले ही आज लोगों को समझ नहीं है तो आपको अच्छा कह सकते हैं, जी। पर आगे चल के आपको आपका कोई वजूद नहीं है। सर, इस पॉडकास्ट के माध्यम से हाँ, आप दर्शकों को या फिर जो न्यू स्टूडेंट स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं जिनको एक एक्टिंग में अपना करियर बनाना है, अभिनय करना है, हाँ। बड़े पर्दे पे, छोटे पर्दे पे या फिर ओटीटी फ़िल्म जो भी वेब सीरीज़, आप उनके लिए बेस्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे? हाँ, ये सवाल तो बड़ा अच्छा है। जी। कि सबसे सबसे पहले तो जो बच्चे वहाँ से आ रहे हैं, ग्राउंड से जो बच्चे एकदम ग्राउंड लेवल से आ रहे हैं, उनको तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहली बात ये है कि वो जो स्टारडम है ना, उसको वहीं छोड़ के आओ, घर पे छोड़ के आओ। उसका कोई काम नहीं है यहाँ। मैंने पहले ही कहा, कर्म अच्छा करोगे तो स्टार बन जाओगे, ज़रूरत नहीं है। वो वहाँ से ही कि मुझे वो जो एक पूरा मन में ऐसे भर के आ रहे हैं कि मुझे जो स्टार बनना है, आज ही शाहरुख खान जाऊँगा, बनना कल है, सलमान खान बन जाऊँगा। सलमान खान बनना है, फलाना-ढिमकाना, वो भूल जाओ। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपका काम बताएगा कि आप कहाँ जाएँगे। आपके आदर्श कोई हो सकते हैं, वो बात ठीक है, पर आपका ऐसा सोच कर आना जो है वो ठीक नहीं है। आप कर्म पे विश्वास करिए और काम करिए। जो एक एक्टर को बनने के लिए जो जो काम है, वो काम आपको सीखना चाहिए और उसको लेकर के आपको विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए और लगातार उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। अंत में यही बात है कि आपको ये मान के चलना चाहिए कि अभिनय एक ऐसा विषय है, एक ऐसा क्षेत्र है, जहाँ पर 99% प्रैक्टिकल जॉब है ये। एक्टिंग नो शॉर्टकट। 99% प्रैक्टिकल जॉब है। इसमें थ्योरी का कोई रोल नहीं है। थ्योरी उस पर्टिकुलर एक्टर का अपना थ्योरी होगा, दूसरे का अपना थ्योरी होगा, तीसरे का अपना थ्योरी होगा, पर इसलिए कोई थ्योरी थोपी नहीं जा सकती। वो कैसे उस मुकाम तक पहुँचता है, एक्टिंग के मुकाम तक पहुँचता है, एक्टिंग को कैसे परफेक्शन की तरफ वो कर पाता है, वो उसका अपना तरीका होगा, वो ढूँढे, अपना तरीका हर कोई ढूँढे। हाँ, एक रास्ता है जो टीचर का काम है, गाइड करना, एक रास्ता दिखाना। आप उस पर रिसर्च करिए और आप पहले अपनी प्रकृति को समझिए। आपकी प्रकृति कहाँ तक डेवलप्ड है, उसको और कितना डेवलप करना है, और आपको एक टाइम पे लगेगा कि हाँ, मैं कुछ अचीव कर पा रहा हूँ। मैं उस कैरेक्टर के जो है अकॉर्डिंग वहाँ तक जा पा रहा हूँ। वो तरीका आपका अपना होगा। सो आप मेहनत करिए और आगे बढ़िए। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है उसको स्टार की भावना से लेकर आए हैं, आप डिसअपॉइंटमेंट होके जाएँगे। तो फिर से अगेन मेरा वही बात रहेगा कि मुझे जिन लोगों ने पूछा है कि आपका अचीवमेंट क्या है, बिल्कुल तो राइट। मैं बहुत खुश हूँ अपने इस काम से। और एक बात और कह दूँ लास्ट में कि आप जीवन में वही काम चुनिए, प्रोफ़ेशन के रूप में भी आप वही काम चुनिए जिसको आप मरते दम तक कर सकें। बहुत बड़ी बात बोली आपने। आप जो है उससे कभी मन ऊबे नहीं, जी, वैसे जी। काम को चुनिए। आप अगर सिंगिंग को चुनते हैं तो आप जीवन के अंतिम काल तक भी आपको वो मज़ा दे। जी। वो पैसा तो देता ही है, रहन-सहन की व्यवस्था तो देता ही है, पर जो है आपको सैटिस्फैक्शन दे, और वो उससे आप कभी ऊबे नहीं। तो मैंने उस विषय को चुना है, मैं जीवन में यही
जो है हमारा अंत तक यही चलेगा। मेरा मेन क्या बोलते हैं उसको, प्रोफेशन, एक्शन जो बोले, यही है। आपके हिसाब से जो एक्टर बनना चाहता हो या बतौर एक्टर हाँ ऐसी कौन सी फिल्में देखी जाएं या फिर ऐसी कौन सी किताबें पढ़ी जाएं हाँ हाँ। जिनसे उस उनको कुछ सीखने का या फिर उनको कुछ ऐसा समझ में आए जो उनके करियर में काफ़ी ग्रोथ ला सकता है? जी, ये भी सवाल बड़ा अच्छा है। क्यों यहाँ पर अभी इस फील्ड में, हमारे इस अभिनय के क्षेत्र में, या आप देखें तो तरह-तरह के मेथड और तरह-तरह के सिस्टम और तरह-तरह की चीज़ें विकसित हुई हैं। पर मुझे लगता है कि वो अभी किसी काम का नहीं है, किसी काम नहीं आने वाला है, क्योंकि एक एक्टर को सबसे पहले जो बेसिक ट्रेनिंग चाहिए, उसका पता होना चाहिए। जैसे मैं साफ-साफ बोलता हूँ कि दुनिया में जितनी भी एक्टिंग टेक्निक्स डेवलप हुए हैं, उसका आधार नाट्यशास्त्र है। आज विदेश की धरती पे भी जो लोगों ने एक्टिंग को लेकर के बड़े-बड़े थीसिस और बड़े-बड़े सिस्टम डेवलप किए हैं, बड़ी-बड़ी किताबें लिखी हैं, उसका भी आधार नाट्यशास्त्र ही है कहीं न कहीं। अभी मैं एक कहीं सुन रहा था कि वोटोस्की करके कोई सिस्टम आया है, तो वो व्यक्ति यहाँ आया, यहाँ हर एक क्षेत्रीय जो लोक नृत्य हैं, लोक कलाएँ हैं, उसका वो खोजबीन किया और वो उसको देखा और उसको लगा यार इस पे तो कुछ होना चाहिए। और उन्होंने जाके एक विदेश में जाके एक सिस्टम दिया, उसको भारत में आने के बाद भारत के लोग कह रहे हैं, अरे यार ये तो अजीब है यार, ये तो बट सुना ही लेके नहीं यहीं था। से गए। पर लेके यहीं से गए थे। तो नाट्यशास्त्र जो है, उस मैं तो कहूँगा कि उसको समझने पढ़ने लायक जब तक ना हो जाए, मुझे नहीं लगता किसी सिस्टम को और किसी किताब और वो पढ़ना चाहिए। जहाँ तक पढ़ने की बात है तो आप कहानियाँ पढ़ें, कविताएँ पढ़ें, जितने भी राइटर्स हुए, साहित्य के जो राइटर्स हुए उनकी उनको किताबें पढ़िए। पढ़ें। और उसको पढ़ करके जो आप बेसिक चीज़ों को अगर आप समझ गए, जैसे एक चैप्टर है कोई आप एक छोटा-सा थिएटर ग्रुप जॉइन कर लें, जहाँ पे आपको थोड़ी-सी समझ, थोड़ा-सा इच्छा बढ़ा दे आपका कि काम कैसे करते हैं। टूल्स ऑफ एन एक्टर एक चैप्टर है, उसकी उसकी पहले जानकारी ले लें, फिर आपको खुद वो गाइड करेगा कि आपको कौन-सी किताब पढ़नी चाहिए। ओके, ग्रेट, ग्रेट। नहीं तो वो थोपने जैसा होता है कि जी, भई जी। ये किताब अच्छी है, वो हाँ, ये किताब अच्छी स्टान है। एलेवेंस की किताब अच्छी है, तो वो जो क्या नाम है उनका, उटा हैगन की किताब अच्छी है, तो उधर ली स्टारबक की किताब अच्छी है। तो सर वो वो तो बात की वही बात है। कहावत हो गई 5 मिनट में इंग्लिश सीखें। हाँ, वैसे ही इंग्लिश सीखने है। की ये वाली बुक, तो आपको 15 मिनट में इंग्लिश सीखना हाँ, स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसा वो कुछ तो शॉर्टकट जी, बातें हैं। जी। बहुत सारे लोग जो हैं इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेते हैं और जाने के बाद उनको बड़ी-बड़ी किताबें पकड़ा दी जाती हैं। अरे भाई, अभी उनको पता नहीं है कि सबस एक्टिंग में जो पहला काम है वो जी, सेल्फ रियलाइज़ेशन का काम है। जी। पहला काम है कि अपने को समझना, अपनी समझना, बॉडी को बॉडी समझना, समझना। अपनी वॉइस को समझना, अपने अपनी साइकोलॉजी को समझना, ये बड़ा काम है। अब इनको बिना समझे आप किसी भी किताब का क्या करेंगे? राइट सर। मुझे नहीं लगता कि वो किताब आपको फ़ायदा करेगा। हाँ, लेकिन अगर आप इन्हें एक बार समझ लिया है, तो आपको जिस तरह की किताब की ज़रूरत होगी वो अवेलेबल है, आप पढ़िए। और मुझे लगता है कि अंतिम में नाट्यशास्त्र ज़रूर पढ़िए, क्योंकि वो शुरू में समझ में आएगी नहीं। तो वो लास्ट में पढ़ना चाहिए। सर इतनी सारी बातें करने के बाद एक रिक्वेस्ट थी आपसे, हाँ, जिस तरीके से आपने एक एक्टर को किसके प्रति रुझान, कैसी एक्टिंग, कौन-सा अध्ययन और कहाँ पे आप एक्टिंग करना चाहते हैं, खुद को कितना समझना है। हाँ। इन सब बातों को सोचने के बाद मेरे ज़हन में एक बात आई कि आपके यहाँ पे हम खुद चाहेंगे कि हमारी टीम के साथ जाके जो आप अध्ययन कराते हैं, वो कवर कर सकता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए हमें लाइक आपका क्या कहाँ पे एड्रेस है, आप कौन से टाइम पे अवेलेबल रहते हैं? तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अभी 2 जगह पे क्लासेस चल रही हैं। मीरा रोड तो एक, हाँ, एक मीरा एंड रोड में 2 आराम नगर, 2 2 जगह हैं। वर्सोवा में। और एक एक वर्सोवा जी, आराम नगर में। जी, तो आप जब भी आपको ऐसा आपका मन हो, आप जी। हमें इन्फॉर्म करें, हम आपको समय और वो बता देंगे। आप ज़रूर, ज़रूर सर। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था हुँ, हुँ, कि बॉलीवुड में सबसे अच्छा एक्टर हुँ। जो आपकी नज़रों में काफ़ी बेहतरीन एक्टिंग करता हो, कौन है? हाँ, देखिए बॉलीवुड जब से बना है और जब से यहाँ तक आया है, तो जिस मतलब समय के अनुसार जिस तरह का रिक्वायरमेंट और डिमांड और
चीज़ें बदली हैं उसके अनुसार बहुत सारे लोग हैं। लेकिन अगर हम एक एरा वाइज़ बात करें, तो अगर पुराने एक्टरों में आप देखें तो रिदम के मामले में मैं दादा कोडके को अगर आप देखें तो जी। आपको पता चलेगा कि मास्टर आदमी था। उसमें बाद में उसकी कॉपी आपको गोविंदा के रूप में जी। दिखती है। पर एक रियलिस्टिक एक्टिंग जिसको आज रियलिस्टिक की बात कर रहे हैं, वो पहले कर चुके हैं। उनका उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो क्या नाम है उनका, 1.5 बीघा ज़मीन वाले, क्या नाम है उनका? बलराज बलराज, राइट, बलराज राइट। साहनी। जी। उन्होंने रियलिस्टिक एक्टिंग का वो झलक वो उस समय दिखा दिया था। फिर उसके बाद समय बदलता है। अब जैसे पहले संस्कृत ड्रामा को लेकर के तो जो मुग़ल-ए आज़म का वो हीरो जी, जी, हीरो। कपूर साहब, जी, उन्होंने जो प्ले किया है वो कमाल है। उस टाइम का बहुत ही। थिएटरियन टाइप का जो जी, वो था वो। उसके बाद समय जैसे-जैसे बदलता गया है तो इधर सही बात है, दिलीप साहब, राजेश खन्ना के बाद अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन ने अपने जीवन में उस एरा को भुनाया और अपने जीवन में एक बेहतरीन रोल अदा किया। उसके बाद फिर आज के ज़माने में जैसा हर कोई जानता है दुनिया में कि जिस तरह चलते आ रहे हैं, नासिर साहब से लेके इरफ़ान खान तक जो है बहुत अच्छे अभिनय किया है इन लोगों ने। जहाँ तक है कि एक्टिंग को मुझे लगता है उस एरा अमिताभ के ज़माने में जो एक्टिंग को ठीक से बेहतर समझा और बेहतर लोगों को बताया और किया भी, वो थे कादर खान। जी, कादर खान साहब वो एक्टिंग को बहुत अच्छे से समझे। साउथ में अगर आप देखें, वो क्या नाम उनका, कमल हासन साहब। जी, ये लोग बहुत सारे लोग हुए हैं जिनको हम देख सकते हैं। जी। बतौर एक्टर आप अगर देखना काफ़ी चाहें अच्छा तो काम इन किया। लोगों को आप देख सकते हैं, थोड़ा समझ में बेहतर आएगा। थैंक यू सर। हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, आपका मिलेंगे भी। बहुत जल्दी कुछ अलग लेके, कुछ नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ। हाँ, और जैसा आपने बताया कि आप हमारे प्लेस पे आके शूट कर सकते हैं, तो बहुत जल्दी आपसे कनेक्ट करेंगे। जी, ज़रूर, थैंक यू ज़रूर। सर। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें बुलाया और हमारी बात हमें धन्यवाद। अपनी बात रखने ऑलवेज़ वेलकम सर, ऑलवेज़। रखने का मौका